दिन था 14 जुलाई 2023 का, जब इसरो ने चांद पर पानी की तलाश के लिए चंद्रयान 3 को भेजा। ठीक 1 महीने 9 दिन बाद चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके सारी दुनिया में भारत का नाम कर दिया। लेकिन सफल लैंडिंग होने के बाद दुनिया के बहुत सारे लोग इसको फेक लैंडिंग बता रहे हैं। उनमें से एक नाम यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठने वाले निगल फरागी का भी है, और पाकिस्तान में तो इसको ग्राफिक और 2D एनिमेशन का कमाल बता रहे हैं। और चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के कुछ दिन बाद इसका एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के तट पर मिला। ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी ने जब पता लगाया तो ये साफ हो गया कि ये चंद्रयान 3 के PSLV रॉकेट का हिस्सा है, ना कि चंद्रयान का। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसको समुद्र में फेंक दिया गया। जब आपने रॉकेट लॉन्च देखा होगा तो सबसे पहले रॉकेट सीधा ऊपर जाता है, उसके बाद वो हल्का सा टिल्टेड हो जाता है और नीचे जाने लगता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से। शायद आपको पता ना हो, समुद्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। उस जगह पर रॉकेट्स और सैटेलाइट को गिराया जाता है और उस जगह को पॉइंट नीमो बोलते हैं। आप इस क्लिप को देखिए। प्रूफ नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 2 मिनट के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो नीचे जाने वाली जो चीज़ है, जो सैटेलाइट जो है, वो अपने आप उसको क्या कुछ मिलता है कि वो ऐसे जाने के बाद अपने आप ऊपर चला जाता है। ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये आकाश में नहीं, ये पानी में गिरा दिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इस मिशन को फेक कह रहे हैं। सबसे पहले जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो उसे कुछ देर तक कैमरे से दिखाते हैं, फिर उसके बाद एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं, जबकि टेलीस्कोप और हाईटेक कैमरा होने के बावजूद भी वो ऐसा करते हैं। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर जा रहा था तब इसरो ने लाइव टेलीस्कोप से नहीं दिखाया, लेकिन जिस दिन लैंड होने जा रहा उस दिन उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया। अब इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़े कुछ सवाल पैदा होते हैं मन में। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इस चंद्रयान 3 के लैंडर का कौन ट्राइपॉड लेकर वीडियो शूट कर रहा है जब ये लैंड हो रहा है। और अगर आप इसके लैंडिंग के वीडियो को ध्यान से देखें तो पता ही नहीं लगता कि ये जो लैंडर है लैंड हुआ। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लैंड होते हुए एक हल्की सी लाइट जलती है और वो लैंड हो जाता है, ना कि हमें नीचे जाते हुए दिखता है और ना ही कोई हलचल दिखती है उसकी जमीन पर गिरने के बाद। और इसी चीज को लोग CGI का कमाल बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि लैंडर के लैंड करने पर मिट्टी इधर उधर होनी चाहिए थी, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा तो उनके फुटप्रिंट के निशान भी छप गए थे, जो आज तक नहीं मिटे। अब आपको एक शख्स से मिलवाता हूँ जिसका नाम है डैलन ओ'डोनल। ये एक एस्ट्रोग्राफर है जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए फोटोग्राफ्स बनाता है। ये खुद कहता है कि मैंने जितनी भी फोटोज बनाई हैं वो सब फेक हैं। अब विकिपीडिया पर देखो, ये शख्स नासा के लिए फेक पिक्चर्स बनाता है। जो आप गैलेक्सी, कॉस्मोस और बहुत दूर के प्लैनेट्स देखते हो वो सब ये डिजाइन करता है। नासा इतनी टेक्नोलॉजी और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी असली तस्वीर नहीं दिखा पा रहा। अब थोड़ी चर्चा नासा के अपोलो 11 मिशन पर भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। जब नासा ने 3 लोगों को मून पर उतारा उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको फेक बोल दिया। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज भी अमेरिका की 5% आबादी अपोलो 11 मिशन को फेक मानती है, यानी वो मानते हैं कि आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बात है 1950 की, जब सोवियत यूनियन एक के बाद एक स्पेस मिशन कर रहा था। पहले वो लाइका नाम के कुत्ते को स्पेस में भेजता है, फिर वो यूरी गागरिन को स्पेस में भेजता है। रूस का स्पेस पर दबदबा बनता देख अमेरिका घबरा जाता है और उससे रहा नहीं जाता, तो इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वार छिड़ जाता है। स्पेस में जाने की होड़ होने लगती है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन F कैनेडी। उन्होंने पब्लिकली आकर ये अनाउंस कर दिया कि वो इंसानों को मून पर भेजेंगे, वो भी 1970 से पहले। नासा मून पर जाने की तैयारी करने लगा। उससे पहले 1968 में 2001 स्पेस ऑडेसी नाम की एक मूवी आती है जिसको बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है। इस मूवी के रिलीज होने के अगले साल ही नासा चांद पर लैंड कर जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि स्टैनली कुब्रिक नाम के डायरेक्टर ने मून की फेक लैंडिंग को स्टूडियो में शूट किया था। आखिर किन वजह से नासा का अपोलो 11 मिशन स्टूडियो में शूट हुआ वो भी जान लेते हैं। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम रखा था तो उनके फुटप्रिंट तो छपे थे, लेकिन बाकी चांद पर किए गए मिशन जो फेल हो चुके हैं उनका एक भी निशान नहीं दिखा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो शूज के फुटप्रिंट दिख रहे हैं लाइन वाले, वो असल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नहीं है, क्योंकि उनके स्पेस सूट के साथ जो शूज थे वो प्लेन थे। फिर चांद पर ये कौन वॉक कर आया नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले। अगला सवाल कि चांद पर ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं, इसमें कुछ रोमन भाषा में लिखा है, ये कौन लिख कर आया वहाँ पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हेलमेट पर ये 3rd पर्सन की परछाई क्यों दिख रही है, जबकि चांद पर तो सिर्फ 2 लोग लैंड हुए थे। और इतना ही नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी परछाई दिख रही थी। ऐसा तभी हो सकता है जब स्टूडियो में 4-5 लाइट उन पर पड़ रही हो। चांद पर धरती से 6 गुना कम ग्रेविटी है, तो यान को इतना थ्रस्ट कैसे मिलता, ये भी एक सवाल उठता है। अगला सवाल उठता है कि अगर धरती से चांद पर जाएंगे तो 2 हाईली चार्ज रेडिएशन बेल्ट से गुजरना पड़ेगा, और जिस यान में ये बैठे थे उस पर सिर्फ 3 इंच का प्रोटेक्शन शील्ड था। फिर ये उस रेडिएशन बेल्ट से जले क्यों नहीं। और मजेदार बात देखिए, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान से उतर रहे थे
तो कोई कैमरामैन वहां पहले से पहुंचकर वीडियो शूट कर रहा था, वो कौन था भाई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस अपोलो 11 मिशन को लेकर उठे हैं। और साल 1976 में नासा के पब्लिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले बिन केसी नाम के जर्नलिस्ट ने एक बुक लिखी, व्हेनेवर वांट टू मून अमेरिका $30 बिलियन स्कैंडल। इस बुक को लिखते ही हंगामा हो गया, क्योंकि इस बुक में नासा के नाटक की पूरी पोल खोल रखी थी। साल 2007 में भी साइंस जर्नलिस्ट रिचर्ड हॉगलैंड द्वारा लिखी डार्क मिशन बुक अपोलो 11 मिशन को एक्सपोज करती है। इस पूरी मून लैंडिंग को उस समय एक स्टूडियो में हॉलीवुड मूवी की तरह शूट किया गया, क्योंकि उस समय नासा के पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो इंसानों को चांद पर ले जा सके। अगर सच में चांद पर मून लैंडिंग हुई थी तो अमेरिका इतने सालों में दोबारा क्यों नहीं गया? अब इतने प्रूफ देने के बाद हम आप पर छोड़ते हैं कि ये मून लैंडिंग फेक थी या फिर रियल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना